नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर फिर ईरान और इजराइल को लेके, लेकिन इन दोनों को लेकर नहीं, तो ईरान की अपनी एक खबर है। खबर ये कि ईरान के संसद ने ये फैसला लिया है कि अब ईरान बनाकर रहेगा परमाणु हथियार। ये जब खबर आई तो मुझे लगा कि जिस परमाणु हथियार के चलते इतना प्रपंच रचा गया, क्या ईरान फिर अब खुल के परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में है या खुल के ये परमाणु हथियार बनाएगा? जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, ईरान के संसद ने हाल ही में इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सहयोग को निलंबन करने का फैसला किया। IAEA की निगरानी के बिना ईरान परमाणु हथियार विकसित करने में सक्षम हो सकता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि IAEA क्या है। ये एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जिन जिन देशों ने NPT पे साइन किया है, वहाँ ये संस्था निगरानी करती है कि आपके यहाँ जो परमाणु ऊर्जा के लिए या परमाणु मेडिसिन के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो हथियार में तब्दील ना हो। आपके यहाँ यदि एटॉमिक रिसर्च हो रहा है तो वो ऊर्जा के लिए हो या मेडिकल के लिए हो, ना कि हथियार के लिए हो। और इसी से परमाणु हथियारों की जो होड़ है, जो इस पृथ्वी को विनाश की ओर ढकेल सकती है, उस पर एक नकेल कसी जाती है। लेकिन जब इजराइल ने हमला किया ईरान पर, पाकिस्तान लगातार ईरान पर धमकी दे रहा था और फिर हमला भी किया, तब इसी एजेंसी ने, IAEA ने ये घोषणा की थी कि ईरान 2009 के बाद हम लगातार ईरान के यहाँ निगरानी रखे हुए हैं, ईरान के संयंत्रों को जाके विजिट करके आते हैं। जब जब कोई कंप्लेंट मिलती है तो हमने ईरान में इंस्पेक्शन किया है। हमें ईरान परमाणु हथियार बनाने का कोई भी साक्ष्य वहाँ मिलता नहीं। ईरान परमाणु का उपयोग ऊर्जा के लिए और शांति के लिए कर रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने सर्टिफिकेट देने के बाद भी इजराइल ने ईरान पे हमला किया, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। तभी ईरान ने यह तय कर लिया था कि जिस एजेंसी के सर्टिफिकेशन की कोई औकात ही नहीं रही, जिसको अमेरिका और इजराइल मानने को ही तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे एजेंसी के साथ हम हमारा सहयोग क्यों कंटिन्यू रखें, इसलिए उन्होंने निलंबित कर दिया था। ईरान सरकार इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद परमाणु हथियारों को अपनी ज़रूरत समझने लगी है। इस युद्ध से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने से लेकर सुप्रीम लीडर तक सबने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सिविल यूज के लिए बताया था और कहा था कि हथियार बनाने की उनकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन हालिया युद्ध के बाद हालत बदल गए। ईरान की संसद ने बुधवार को परमाणु निगरानी नीति में एक बड़ा बदलाव करने की घोषणा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सहयोग को निलंबन कर दिया। उसके लिए मतदान हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, जब तक इसकी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। ये मतलब आप यदि IAEA से सर्टिफाइड है, यदि वो गारंटी ले रहा है कि आप परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, तो फिर उन संयंत्रों की गारंटी लेनी चाहिए एजेंसी को। कैसे दूसरे देश इस पर हमला कर सकते हैं? यह कदम हाल ही में इजराइल अमेरिका की ओर से प्रमुख परमाणु स्थानों को निशाना बनाने के बाद किया गया, जिसके बारे में ईरानी सांसदों का कहना है कि IAEA इसकी निंदा करने में विफल रहा। IAEA, जैसे कि मैंने पहले कहा था, विश्व भर के देशों में न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नज़र रखती है, जिससे ये पता लगाने में आसानी होती है कि कोई देश अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनर्जी की जगह हथियार बनाने में विकसित तो नहीं कर रहा है। अब संसद ने इस प्रस्ताव के बाद IAEA के अधिकारी ईरान के न्यूक्लियर साइट विजिट नहीं कर पाएंगे और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में क्या चल रहा है इसके बारे में पता भी नहीं लगा पाएंगे। संसदीय सत्र में बोलते हुए ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ ने ऐलान किया कि तेहरान अब IAEA के साथ तब तक सहयोग नहीं करेगा
जब तक उसके परमाणु संयंत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाते। उन्होंने ईरान की संप्रभुता ढांचे पर हमले के बाद चुप रहने के लिए इस IAEA की निर्भत्सना भी की, आलोचना भी की। अब जब इन्होंने तय कर लिया है कि हम परमाणु हथियार बना सकते हैं, तो ये परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम भी चाहिए होगा। जिस हिसाब से अमेरिका ने हमले किए, खासकर जब इजराइल फेल हो गया, इजराइल इन संयंत्रों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तब ट्रंप साहब ने हमले करवाए और ट्रंप साहब ने पूरे विश्व के सामने ट्वीट करके बताया कि हमने हमारा 100% टारगेट अचीव किया है, तीनों संयंत्र नेस्तनाबूद हो गए हैं। अब ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया है और अब अमेरिका ने बता दिया कि अमेरिका के सैन्य के सामने विश्व में कोई सैन्य टिक नहीं सकता। ऐसी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, लेकिन बाद में पेंटागन की ही रिपोर्ट आई जो लीक हुई कि उन तमाम प्रोजेक्ट पे इतना नुकसान नहीं हुआ जिससे वो बंद हो जाए। एक आध महीने में वो फिर शुरू हो रहे हैं और सवाल उठता है यूरेनियम का। जो एनरिच यूरेनियम है, 60% एनरिच किया हुआ, ऐसा 400 किलो यूरेनियम कहाँ छुपाया ईरान ने? ईरान का कोहे कोलांग गजला पर्वत एक बेहद सुरक्षित और गुप्त परमाणु संयंत्र है। माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका हमले के पहले अपने 40 किलोग्राम यूरेनियम को इसी जगह स्थानांतरित कर दिया है। यह स्थान फोर्डो संयंत्र से भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जिसमें कई सुरंगें और भूमिगत हॉल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 20 जून को ऐलान किया कि अमेरिकी विमान B-2 बॉम्बर ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली फोर्डो को बर्बाद कर दिया है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। लेकिन यह हमला होने के पहले ही जो उनकी यूरेनियम की साइट्स थी वो किसी गुप्त जगह पे शिफ्ट की गई। खबरों के मुताबिक ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब होने की अटकलें लगाई जा रही है। तेहरान ने यह यूरेनियम नताज के पास कुहे ए कोलांग गजला, जिसे पिकेक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, के अंदर इस यूरेनियम को स्थानांतरित कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस माउंटेन में फुट से भी ज़्यादा गहराई में ईरान के परमाणु संयंत्र बनाए हैं, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं। अमेरिकी और इजरायली सरकार का कहना है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले ही हमलों में ख़त्म कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान इस डील को मान ले। जानकार कहते हैं यदि अमेरिका को ये विश्वास है कि ईरान के सारे संयंत्र उन्होंने ख़त्म कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए, तो फिर ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसा भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो न्यूक्लियर डील की बात करने वाली बात क्यों करते हैं? क्योंकि अमेरिका को भी पता है जो वो नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए जो अमेरिका ने सोचा था। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने ईरान से पूछा कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे क्या हो रहा है, तो ईरान का जवाब बड़ा संक्षिप्त में था और तीखा था। उन्होंने सीधा कहा, आपसे इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब हम आपसे कोई सहयोग नहीं करते और हमने आपसे किया हुआ एग्रीमेंट टर्मिनेट करते हैं। यह सुविधा जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है को फोर्डो से भी ज़्यादा मजबूत बताया जाता है। अप्रैल में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की ओर से प्रकाशित एक सैटेलाइट इमेज में यह पता चलता है कि ईरान माउंटेन कोलांज गजला के बेस के चारों ओर से एक नया सुरक्षित घेरा बनाया जा रहा था। AIEA ने अप्रैल के आकलन में कहा कि नए परिसर में फोर्डो यूरेनियम संवर्धन स्थल की तुलना अधिक गहराई में छुपे हुए हॉल में शुरू है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है ईरान हमले से पहले ही अपने यूरेनियम को पिकेक्स माउंटेन में ले गया होगा, जिससे ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। थिंक टैंक फाउंडेशन, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बैन TW ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया
एक अहम सवाल है कि क्या ईरान पैकेक्स या अन्य किसी अज्ञात सुविधा केंद्र में अपने एनरिच्ड यूरेनियम जो 60 डिग्री का है पहले छुपा चुका है। इस सुविधा में कथित तौर पर 4 सुरंग एंट्री गेट है, जिससे बमबारी करके इसका दरवाजा बंद करना मुश्किल हो जाता है। इसे भूमिगत हॉल में कई भूमिगत हॉल बताए जाते हैं, जिसमें कई चीजें हैं। कुल मिलाकर अब ईरान खुलकर परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहा है। ईरान ने इस युद्ध में जो अपना हुनर दिखाया, अपनी जो ताकत दिखाई, उससे अमेरिका से लेके यूरोपियन यूनियन से लेके तमाम अमेरिका के लॉबी वाले देश सख्ते में आ गए हैं। इजराइल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने जो हमले किए ईरान पे, और ये समझ के हमले किए कि बस हम जाएंगे, जैसे मंदिर में घंटा बजाते वैसे घंटा बजा के वापस आएंगे, जाएंगे उनके परमाणु संयंत्र नष्ट कर देंगे और वापस आ जाएंगे। वो उनको भारी पड़ गया और इसके चलते इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ खूब लोग उठ के बात कर रहे हैं। इजरायली संसद ने गाजा में मारे गए 7 सैनिकों को लेकर नेतन्याहू पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल को ट्रंप जैसा लीडर की जरूरत है, जो बात नेतन्याहू में नहीं है। गाजा युद्ध को लेकर इजरायली सरकार के भीतर गंभीर असहमति उभरने लगी है। जो नेक्स्ट फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है और यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म पार्टी के सांसद मोशो गाफनी ने बुधवार में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति पर खुले सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इजराइल गाजा में किस लिए लड़ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश को डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता की जरूरत है और इजराइल को अभी यह सौभाग्य नहीं मिल पाया है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक गाफने ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसकी जरूरत क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, जिसकी कीमत हमारे सैनिक की जान से चुकानी पड़ रही है। यह टिप्पणी गाफनी ने मंगलवार को गाजा में मारे गए 7 इजरायली सैनिकों के संदर्भ में कहा। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ किसी डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्सियत की जरूरत है, जो आकर कहे कि हम बंधकों को वापस ला रहे हैं और सबको रोक रहे हैं और सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं। लेकिन लगता है कि अभी तक वो सौभाग्य इजराइल को नहीं मिला। गाजा में इतने महीनों से फंसे बंधकों के परिवार भी मोशो गाफनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आज के कठिन समय में उन्होंने सच को साफ शब्दों में बिना किसी चालाकी से कहा। गाजा युद्ध अब एक उद्देश्यहीन स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे बिना ठोस योजना के लड़ा जा रहा है। परिजनों ने कहा कि सप्ताह की शुरुआत एक बड़ी इजरायली सैन्य सफलता से हुई थी, लेकिन अब 7 बहादुर सैनिक मारे जा चुके हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है। अब वक्त सच्चाई से बोलने का है। बंधकों को वापस लाओ, युद्ध खत्म करो, यही एकमात्र सही रास्ता है और असली जीत होगी। अब ऐसा नहीं कि गाफलानी के वहाँ पे बयान नहीं हुआ, वहाँ पे भी भारत जैसी स्थिति है कि जो भी सरकार को सवाल पूछता है उसको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। इजराइल में भी कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ईरान के साथ जो इजराइल का युद्ध चला 10-12 दिन, उसमें जिस हिसाब से इजराइल को नुकसान पहुंचा, साथ में गाजा के साथ उनका अभी तक युद्ध चल ही रहा है। अभी तक बंधक वहाँ पड़े हुए हैं। 7 सैनिकों की मौत ने इजराइल को फिर झंझोर रख दिया है और अब नेतन्याहू पे सवाल उठने लगे हैं कि युद्ध क्यों, किस लिए युद्ध चाहते हैं। अब फिर वही सवाल जो बिल क्लिंटन ने कहा था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि नेतन्याहू इसलिए युद्ध में इजराइल को झोंक रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है, वहाँ उनका कड़ा विरोध हो रहा है, जनता उनके खिलाफ है। तो जनता को भ्रमित करने के लिए पूरे इजराइल को उन्होंने युद्ध में घोष दिया। लेकिन जब इजराइल को युद्ध में झोंक दिया तो उन्हें ये विश्वास था कि आयरन डोम उन्हें जीत दिलवाएगा। वो आयरन डोम ईरान ने ध्वस्त कर दिया। इजराइल को जान माल का नुकसान हुआ, साथ ही हमास के साथ युद्ध भी अंतहीन और एक ऐसे भूमिगत सुरंग के जैसा है जहाँ कोई सामने प्रकाश दिखाई नहीं देता। लोगों में रोष है। नेतन्याहू को अपनी चेयर बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उधर ईरान ने डिफेंस जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसमें बदलाव लाते हुए अब परमाणु हथियार
बनाने का प्रोग्राम तय किया है। उनके संयंत्र जितना अमेरिका कह रहा है उतना डैमेज नहीं हुए और 1-2 महीने में फिर वो कार्यरत होंगे। कुल मिलाकर विश्व को एक इस युद्ध ने एक बात तो समझ में ला दी कि अमेरिका और इज़राइल या अमेरिका जैसा दादागिरी करने वाला देश जब विश्व के किसी भी देश पर हमला करता है तो ईरान जैसा देश भी उसका प्रतिकार करता है और प्रतिकार के स्वरूप कतर में अमेरिका के बेस पे ईरान ने हमला किया। कतर के चलते और बाकी मिडिल ईस्ट के अपने बेस और वहाँ के देश की सुरक्षा देखते हुए अमेरिका को युद्ध शांति की या युद्धबंदी की या सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। जब मैं एक सिरे में देखता हूँ तो इज़राइल, ईरान, चीन, रशिया, अमेरिका, कटार, ये तमाम देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कम से कम ईरान मुझे प्लस में दिखाई देता है। ईरान अब खुल के परमाणु हथियार बनाने की बात करता है। 400 किलो 60% एनरिच यूरेनियम उनके पास है। उसको 90% करने में समय नहीं लगेगा, उससे 10 परमाणु बम बन सकते हैं। चीन के मिसाइलों ने वैसा भी तहलका मचा दिया है और वो परमाणु वॉरहेड्स ले जाने के काबिल है। देखते हैं होता क्या है, लेकिन फिलहाल कम से कम नेतन्याहू जिन्होंने अपनी कुर्सी बचानी थी वो उनकी कुर्सी और हिल रही है और इजराइल में और ईरान में जो अमेरिका सोच रहा था वहाँ तख्ता पलट करेंगे, वहाँ खेमेनी और मजबूती से सत्ता पे पकड़ लेके बैठे हुए हैं। ऐसे से देखता हूँ तो मुझे यही दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर की आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने के पहले एक गुजारिश और, एक आपको स्कैनर दिख रहा होगा, एक अच्छी पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए यदि कोई सहयोग दे सके तो दे दे। ये हम उसके लिए कर रहे हैं कि यदि आने वाले समय में जो नए कानून आ रहे हैं उससे यदि ये प्लेटफॉर्म पे बंदी आती है तो ऐसे में नए प्लेटफॉर्म ढूंढने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को सस्टेन करने के लिए पूरा ऑफिस का स्टाफ, इनकी सैलरी, इसके लिए हमारे पास कुछ रिजर्व चाहिए। उसके लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। जितना भी दे सके उसमें कोई नहीं, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी ताकत अनुसार आप मदद कर सकते हैं। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।